नमस्कार। आज हम कुछ बहुत दिलचस्प स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं जो दक्षिण एशिया की एक प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हैं। हाँ, ये वही सभ्यता है जो कांस्य युग में थी और इसका नाम अक्सर मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ लिया जाता है। बिल्कुल। और ये शायद उन तीनों में सबसे ज्यादा फैली हुई भी थी। सही। तो आज का हमारा इरादा है इन स्रोतों मतलब पुरातात्विक खोजों और जो विश्लेषण हुए हैं उनको खंगालना। और देखना कि क्या खास बातें निकल कर आती हैं। अच्छा, सबसे पहले टाइमलाइन की बात करें। ये स्रोत बताते हैं कि ये सभ्यता मोटा मोटा 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक रही। हाँ, और इसका जो सबसे विकसित दौर था, जिसे परिपक्व चरण कहते हैं, वो करीब 2600 से 1900 ईसा पूर्व का माना जाता है। और इसका फैलाव आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत, और थोड़ा हिस्सा अफगानिस्तान का भी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो सबसे मशहूर शहर हैं ही। हाँ, ये नाम तो सबने सुने हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो इन स्रोतों से बार बार सामने आती है वो है इन शहरों की प्लानिंग। अच्छा, क्या खास था उसमें? अरे कमाल की प्लानिंग थी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने नक्शा बना के शहर बसाया हो। सड़कें बिल्कुल सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, मतलब एक ग्रिड पैटर्न। ओह, जैसे आजकल के कुछ शहरों में होता है। कुछ वैसा ही। और घर भी देखिए, ज्यादातर पक्की ईंटों के बने थे। पानी की निकासी और सप्लाई का सिस्टम तो लाजवाब था। फिर पानी सप्लाई हर घर में। हाँ, कई स्रोतों में जिक्र है कि ज्यादातर घरों तक पानी पहुंचाने और गंदा पानी निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहर में तो शायद 30 से 60 हजार लोग रहते होंगे। 60,000 उस जमाने में, और पूरी सभ्यता की आबादी। अंदाजा है कि शायद 10 लाख से 50 लाख के बीच रही होगी। 50 लाख। और अगर हर घर तक पानी नाली जैसी सुविधा थी तो क्या ये दिखाता है कि समाज ज्यादा बराबरी वाला था? ये एक दिलचस्प सवाल है जो कई विश्लेषण उठाते हैं। देखिए, मिस्र में पिरामिड मिले, मेसोपोटामिया में विशाल मंदिर और महल। यहाँ वैसे बड़े स्ट्रक्चर नहीं मिलते। हाँ, ये बात तो है। तो शायद सत्ता का स्वरूप कुछ अलग रहा होगा, या समाज में समानता ज्यादा रही होगी। सार्वजनिक सुविधाओं पर ज्यादा जोर दिखता है। और तकनीक के मामले में स्रोत क्या बताते हैं? धातु का इस्तेमाल तो खूब होता था। तांबा, कांसा, सीसा, टिन, इन सब चीजों से औजार और बर्तन बनाते थे। और वो वजन और माप की बात? हाँ, वो भी बड़ा सिस्टमैटिक था। मानकीकृत बाट और माप मिले हैं, जो जाहिर है व्यापार के लिए कितने जरूरी रहे होंगे। व्यापार भी होता था दूर दूर तक। लगता तो यही है। हजारों मोहरें मिली हैं ना, उन पर जानवरों की आकृतियां हैं, कभी कभी इंसानों जैसी, शायद देवी देवता, और साथ में वो लिपि। हाँ, वो लिपि, ये मोहरें व्यापार में इस्तेमाल होती होंगी। शायद पहचान या माकी के तौर पर। और कुछ कलाकृतियां भी मिली हैं, जैसे वो कांसे की डांसिंग गर्ल या प्रीस्ट किंग की मूर्ति। टेराकोटा की छोटी मूर्तियां भी मिली हैं। हाँ, वो शायद खिलौने रहे हों या धार्मिक मन्नत की चीजें। व्यापार की बात करें तो सबूत मिलते हैं कि शायद मेसोपोटामिया तक इनके संपर्क थे। मेसोपोटामिया तक? कमाल है। लेकिन भाषा, वो लिपि? वही तो सबसे बड़ा रहस्य है। आज तक कोई उसे पढ़ नहीं पाया है। हजारों संकेत हैं, लेकिन उनका मतलब क्या है ये पता नहीं। अच्छा, और धर्म के बारे में क्या पता चलता है? उसके लिए भी हमें इन्हीं मोहरों और मूर्तियों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे वो एक मोहर है जिस पर एक योगी जैसी आकृति है, जिसके चारों ओर जानवर हैं। उसे कुछ लोग पशुपति या शिव का आदि रूप मानते हैं। ओह, और वो मातृ देवी की मूर्तियां? हाँ, टेराकोटा की कई नारी मूर्तियां मिली हैं जिन्हें मातृ देवी या उर्वरता की देवी माना जाता है। और मोहनजोदड़ो का वो ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, हाँ, वो तो बहुत बड़ा है। वो शायद किसी तरह के धार्मिक स्नान या अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता होगा। और मरने के बाद क्या होता था? उसमें भी विविधता दिखती है। कुछ जगहों पर शवों को दफनाने के सबूत हैं, तो कुछ जगहों पर लगता है कि दाह संस्कार भी होता था। कहीं कहीं आंशिक दफनाने, फ्रैक्शनल बरियल के भी संकेत मिले हैं। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, इस सभ्यता का पतन ये कैसे हुआ? वो पुरानी आर्य आक्रमण वाली थ्योरी का क्या हुआ? देखिए, ज्यादातर नए शोध और स्रोत अब उस थ्योरी को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। ऐसा नहीं है कि बाहर से लोग नहीं आए होंगे, लेकिन सभ्यता के पतन का मुख्य कारण वो नहीं लगता। उसके पुख्ता सबूत नहीं है। तो फिर क्या वजह रही होगी? सबसे बड़ा कारण जो अब माना जाता है वो है जलवायु परिवर्तन। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास मौसम में बड़े बदलाव के संकेत मिलते हैं। कैसे बदलाव? मॉनसून का पैटर्न बदल गया, शायद कमजोर हो गया, जिससे सूखा पड़ने लगा। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में पानी कम हो गया, या उन्होंने रास्ता बदल लिया। और इसका असर? सीधा असर खेती पर पड़ा होगा। पानी की कमी हुई होगी, शहरों को चलाना मुश्किल हो गया होगा। तो लोग शहर छोड़कर जाने लगे? ऐसा लगता है। स्रोत बताते हैं कि आबादी धीरे धीरे पूर्व की ओर,
गंगा के मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ने लगी, जहां शायद पानी और खेती के लिए बेहतर हालात थे। तो शहर वीरान हो गए। हाँ, बड़े शहरी केंद्र धीरे धीरे खत्म हो गए, शहरी नेटवर्क टूट गया और लोग ज्यादातर ग्रामीण बस्तियों में रहने लगे।